जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का एसएसटी का 9th चैप्टर, जो कि आपका पॉलिटिकल का चैप्टर फर्स्ट होने वाला है, जिसका नाम है शासक से शासित तक, यानी कि सरकार के प्रकार। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे सरकार कितने प्रकार की होती है। बेसिकली हम ये चैप्टर के अंदर लोकतंत्र के बारे में बच्चों हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है, बाकी और भी तरह की सरकार, जैसे राजतंत्र हो गया, तानाशाही हो गई, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो गई जिसको तानाशाही बोलते हैं हम, ठीक है, धर्मतंत्र हो गया, इन सब के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, उनको भी आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, तो चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, राज्य के आंतरिक प्रशासन में एक शासक दायित्व 3 स्तरों पर होता है, यानी कि जो राजा होता है वो 3 स्तरों पर उसका दायित्व होता है। पहला, वो रक्षा करेगा अपनी प्रजा की, ठीक है, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करेगा। दूसरा, पालन करेगा, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, ठीक है। और तीसरा बच्चों, योगक्षेम, यानी कि जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, ठीक है। ये हमारे कौटिल्य जी लिखते हैं अर्थशास्त्र उनकी किताब के अंदर, ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेटे हमारे जो मेन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे कि सरकार, विभिन्न प्रकार की सरकारें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, सरकार को अपनी शक्ति कहां से प्राप्त होती है, ठीक है, एक देश की सरकार जनता से किस प्रकार का संवाद स्थापित करते हैं, कि बातचीत कैसे होती है सरकार और जनता के बीच में, और लोकतंत्र का क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, लोकतंत्र का महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये जानना जरूरी होगा कि बच्चों सरकार है क्या, ठीक है। सरकार है क्या, हमको पता बेटे, सरकार को समझने के लिए हम उसके काम समझने पड़ेंगे। अभी जैसे हमने कौटिल्य जी ने हमको 3 काम बताए राजा के, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से सरकार के भी अगर हम काम समझ लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा भाई सरकार क्या है, ठीक है। सरकार की कक्षा 6ठी में हमने जाना कि सरकार क्या होती है, इसकी कुछ भूमिकाओं के बारे में हमने जाना है ना। सरकार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो देखेंगे क्या क्या है। पहला, कि भाई ये कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, ठीक है, और लोगों के बीच में शांति, स्थायित्व, सुरक्षा सुनिश्चित करती है, यानी कि लोगों के बीच में शांति बना के रखेगी, ठीक है, स्थायित्व बना के रखेगी, और लोगों की सुरक्षा स्थापित करेगी कि भाई दूसरे देश का या दूसरे बाहरी आक्रमण उन पे ना हो जाए, सब कुछ सुरक्षा करके रखेगी, ठीक है ना। अन्य देशों के साथ कैसे संबंध होंगे ये भी सरकार चेक करेगी, ठीक है ना, जिसको हम विदेश नीति भी बोलते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भी करेगी ये, कि राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखना है, उसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए जाएंगे, ठीक है ना। आवश्यक वस्तुएं जो हैं लोगों को कैसे पहुंचाई जाएंगी, मुहैया कैसे कराई जाएंगी, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, सारी चीजें लोगों को कैसे दी जाएंगी, यानी कि जन कल्याण की चीजें भी हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा बेटे अर्थव्यवस्था को कैसे और सुधारा जाए, ठीक है, और अच्छे से हम अर्थव्यवस्था को मतलब जो गतिविधियां हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आर्थिक गतिविधियों को, उनका प्रबंधन किस प्रकार करें, और लोगों के कल्याण के लिए किस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए। अगर ये सारे के सारे काम एक सरकार करती है तो बच्चे वो अच्छी सरकार मानी जाती है, ठीक है। कक्षा 6 में हमने सीखा कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। बच्चों भारत में कौन सी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र जो होता है बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, लोक और तंत्र। लोक का मतलब होता है बच्चों जनता, यानी कि लोग, ठीक है। अब लोग, और तंत्र होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन, ठीक है। यहां पर जनता खुद शासन करती है, उसे हम बच्चे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है ना। भारत की तरह अनेक देशों में भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ठीक है, लेकिन कुछ देशों में अन्य प्रकार की सरकारें भी हैं आज भी। अच्छा आप सोचो कि जैसे पहले के टाइम पर, अभी हमने पढ़ा था नवारंभ वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, या अशोका वाले चैप्टर में पढ़ा था, इतने पूरे के पूरे अब तक हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने गंगा घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, सारे राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा। तो क्या आप पता लगा सकते हो कि आज के टाइम पर भी क्या राजा महाराजाओं की सरकारें हैं? क्या आज के टाइम पे भी कोई राजा है जो सरकार चला रहा हो? सोच के देखिए। और मैं बोलूं है तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? बच्चों आज के टाइम पर भी ऐसा है जहां पर राजा महाराजा सरकार चला रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में जरा सा भी पता है तो कमेंट में आप उन देशों का नाम लिख सकते हैं या उस देश का नाम लिख सकते हैं जहां पर ऐसी सरकारें हैं, जहां पर आज भी राजा द्वारा शासन चलाया जाता है। इसको कमेंट में जल्दी से जल्दी लिखिए, क्योंकि मैं तो आगे आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए, लोकतंत्र की बात अब छिड़ी गई है, तो लोकतंत्र के बारे में हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र है क्या। मैंने आपको बता दिया बच्चों, लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, जहां पर लोग खुद शासन करेंगे। अब लोग शासन कैसे करेंगे, कोई तो तरीका होना चाहिए ना, ठीक है। अब लोकतंत्र को भी बच्चों हम कई प्रकार में बांट देते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ठीक है। एक में जनता सीधे सीधे अपने जनता प्रतिनिधि चुन लेती है, ठीक है ना, और एक में जो भी होता है मतलब जनता सीधे सीधे अपना शासन चलाएगी, वो छोटी जगह पे काम चल जाएगा। लेकिन एक में हम प्रतिनिधि चुनते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है बच्चों, अरबों की संख्या में हमारे देश में लोग रहते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में अगर लोग फैसले लेने लग जाए तो नहीं होगा, तो इसलिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी पहले इतना समझिए लोकतंत्र है क्या, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं लोकतंत्र को जनता के शासन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा शासन, इसको बहुत ही अच्छा वो माना जाता है, व्यवहारिक एक तरीके से देखा जाता है कि भाई बहुत ही अच्छा तरीके का शासन प्रणाली इसको माना जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो शक्ति होती है और सत्ता का स्रोत होता है ना, वो देश की जनता ही होती है। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या है ना, विद्यालय में कई प्रकार की गतिविधियां कार्य होते हैं,
ठीक है, और जिन्हें सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से करते हैं। विद्यालय के प्रतिदिन अनेक कार्यों का प्रबंधन होता है, यानी कि स्कूल में बहुत तरीके के काम होते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है ना, और सुव्यवस्थित रूप से संचालित भी करते हैं लोग उसको, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, समय सारणी बनाना यानी कि टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है, खेलकूद का आयोजन किस प्रकार होगा, मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील वगैरह कब होगा, ठीक है। तो ये सारे, मान लीजिए कोई भी काम है, ये सब तो एग्जांपल दिया, मान लीजिए कोई भी काम है, ठीक है, वो कैसे करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इन कार्यों को करने के लिए प्रधानाध्यापिका यानी कि जो प्रिंसिपल है, उन्होंने क्या किया, विद्यालय में एक विद्यार्थी समिति बना दी, ठीक है ना। उन्होंने सोचा कि भाई बना लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसा हम करेंगे ना तो जितने भी नियम होंगे ना वो आसानी से बन सकेंगे, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए बनने हैं नियम, तो सारे विद्यार्थी उसमें अगर भूमिका निभाएंगे, ठीक है, तो अच्छे से जो भी फैसले लिए जा सकेंगे, ठीक है। अब लेकिन प्रधानाध्यापिका ने सोचा कि भाई ये सदस्य होगी कौन, क्या पूरा स्कूल को सदस्य बनाया जाए, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को सदस्य बनाया जाए, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यदि कुछ विद्यार्थी स्वयं से इन कार्यों को दायित्व लें, जिसके लिए एक विद्यार्थी समिति का गठन किया गया, ठीक है। यह सुनकर विद्यार्थी उत्साहित हो गए, आपस में बच्चों वो बात करने लगे, ठीक है। नगमा बोलती है भाई, कक्षा 12वीं के तो वरिष्ठतम विद्यार्थी यानी कि सबसे बड़े सीनियर वो ही हैं, तो उन्हीं को ये सब देखना चाहिए। शोभा बोलती है लेकिन पढ़ाई तो कुछ महीने में पूरी हो जाएगी उनकी, इसलिए 11वीं वालों को देखना चाहिए ताकि वो आगे भी संभाल पाए, ठीक है। अब गुरप्रीत कहते हैं नहीं 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 भाई, यदि केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थी दायित्व संभालेंगे तो अन्य कक्षाओं के समक्ष आने वाली समस्या को कैसे जानेंगे वो, यानी कि हमें भी तो कुछ देखना चाहिए ना। अगर एक ही क्लास के लोग सारा कुछ करने लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, बाकी क्लासों का क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या करते हैं, ठीक है। ऐसी रोचक स्थिति में विद्यार्थी 3 विकल्प ढूंढते हैं। पहला बच्चों क्या ढूंढते हैं वो, कि सभी समिति का हिस्सा बन जाए, या तो पूरे स्कूल को ही बना दो भाई, ठीक है, और सभी दायित्व निभा लेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रधानाध्यापिका स्वयं बच्चों को चिन्हित कर ले कि भाई प्रिंसिपल ने खुद ही सोच लिया कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है, सारे के सारे व्यक्ति को या जो स्टूडेंट है उनको चुन ले। या फिर तीसरा, कि बच्चे खुद वोट डालें, बच्चे क्या करें, खुद वोट डालें और अपने प्रतिनिधि चुने, यानी कि अपने लीडर चुन ले कि भाई हमारी तरफ से ये खड़ा हो रहा है, हमारी तरफ से ये खड़ा हो रहा है, एक एक क्लास से एक एक मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका बच्चों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इससे सभी को वो भी हो जाएगा, सारी क्लासेस के बच्चों को भागीदारी भी हो जाएगी उनकी, और सारी क्लासेस के फैसले भी आसानी से लिए जा सकेंगे, ठीक है। तो यही है पहले तरीके में। अगर हम देखें, पहला तरीका आकर्षित तो है कि भाई सारे विद्यार्थियों को वो बना दो, लेकिन निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि सभी के विचारधारा अलग होती है। अगर मान लीजिए स्कूल में बोला कि भाई इको क्लब में आज तो इको चल एनुअल डे पे भाई ये होना चाहिए, डांस होना चाहिए, कोई बोले नहीं भाई सिंगिंग होनी चाहिए, कोई बोले नहीं भाई ये होना चाहिए, कोई बोले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबके फैसले सुनेंगे तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, एनुअल डे कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसीलिए पहला तरीका तो भाई किसी काम का नहीं रहा। दूसरे में भी भाई क्या हो रहा है, दूसरे में प्रधानाध्यापिका जो है स्वयं समिति के विद्यालय को चयन कर रही है, तो बाकियों को लगेगा कि भाई हमें तो भाई मिला ही नहीं, इनको चुन लिया, प्रिंसिपल के जो चेले थे उनको प्रिंसिपल ने चुन लिया, अब हमारा क्या, हमारे को तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए तीसरे वाला जो है ना बच्चों, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जिसमें हम उसको, इसमें बच्चों को खुद विश्वास हो जाएगा कि भाई अगली बार तो मैं भी हो सकता हूँ, अगली बार मैं भी खड़ा हूँ, मेरे लिए भी वोटिंग होगी तो मैं भी जीत सकता हूँ। तो यानी कि प्रतिनिधि वाला जो है वो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, और बड़ी संख्या वाली जगह पर इसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विद्यालय का उदाहरण हमें प्रतिनिधित्व की अवधारणा के बारे में बताता है, ठीक है, इस कार्य प्रणाली को समझने में सहायता करता है। यद्यपि विद्यार्थियों की समिति संसदीय और विधायी समितियां भिन्न होती हैं, यानी कि अच्छा ये देखो, ये तो हमने केवल एग्जांपल लिया है, लेकिन जो हमारी जो सरकार है उसके अंदर तो विधायी शक्तियां होती है, कार्यपालिका शक्तियां होती है, वो सब होते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो सरकार के बच्चों कार्यों की बात करें, अभी तक हमने जो ऊपर देखे थे वो भी कार्य थे, लेकिन अब और अच्छे से उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सरकार हमारे जीवन में अनेक दायित्वों के बारे में बेटे निर्वहन करती है, बहुत सारे दायित्व पूरे करती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम देखें, सरकार नियम बनाती है, ठीक है ना, उसका क्रियान्वयन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग नियमों का पालन करें, यानी कि नियम भी सरकार बनाएगी और उनका पालन भी वो करने के लिए कहीं ना कहीं रूल्स बनाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई उनका पालन नहीं करता तो उसको सरकार भी देगी, दंड भी देगी। तो इसीलिए बच्चों सरकार के ना 3 भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया बच्चों सरकार का काम कानून का निर्माण करना, जिसको उसके विधायी कार्य बोलते हैं। क्या विधायी कार्य, विधान पालिका, ठीक है, विधान पालिका कानून बनाने का काम करती है, तो वो सरकार का ही एक अंग है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो हमारी विधायी कार्य हो गए, यानी कि कानून बनाने का काम भी सरकार का, और कानून को लागू करवाने का क्रियान्वयन, यानी कि लोग उसको लागू, मतलब देखो अब मैंने बोल दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ने बोल दिया कल से सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे, भाई एक रूल बना दिया, सरकार है, ठीक है, प्रिंसिपल की चलती है भाई स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने बोला कल से सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, ठीक है भाई, चलो बोल दिया, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ने उसके लिए कुछ दंड नहीं रखा कि भाई अगर कोई नहीं आया तो ये किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चे सोचेंगे मैं बोला ही तो है, छोड़ना, आज तो टाई पहन के जाऊंगा, जूते स्पोर्ट्स वाले चलेंगे, व्हाइट वाले चमके वाले, ऑरेंज वाले छपरी वाले पहन के जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई पहन के चले गया, ठीक है, प्रिंसिपल ने बस बोला था कि भाई ये पहन के आना है,
ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आनी है। लेकिन उनने ये नहीं बोला कि भाई मैं मारूंगी पीटूंगी भी, लेकिन अगर उसने एक दिन देख लिया कि भाई अगर कोई गंदे कपड़े पहन के आया या घर के कपड़े पहन के उसको पकड़ के दे दबा दब उसको तोड़ दिया प्रिंसिपल ने, अगले दिन से सारे बच्चे क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से कपड़े पहन के आएंगे प्रॉपर एकदम स्कूल के यूनिफॉर्म के। यानी कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता बच्चों, कानून को लागू करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और कोई कानून लागू तब होगा जब उसको लोग ना माने तो उनको दंड भी मिले। ठीक है, तो कार्यान्वयन यानी कि कार्यान्वयन उनका करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रशासन कार्यपालिका, यानी कि इसको कार्यपालिका के अंदर गिना जाता है। और अगर कोई इसको नहीं करेगा, यानी कि जैसे कि संविधान कानून की व्याख्या करना, कि अगर किसी को कानून समझ नहीं आया, मान लीजिए भाई किसी बच्चे को लगा मैडम क्या पूरी यूनिफॉर्म के अंदर मैं जूते घर के पहन के आ जाऊं, बाकी तो स्कूल के कपड़े पहन के आऊंगा, तो प्रिंसिपल बोलेगी ना बेटा ना, घर के जूते इस यूनिफॉर्म के अंदर थोड़ी आते हैं। उसको समझ नहीं आया तो प्रिंसिपल ने उसको वो कानून बताया कि भाई तू जूते भी यूनिफॉर्म के ही पहनेगा, काले तो काले पहनेगा भाई, सफेद जूते नहीं पहन सकता। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है बेटे, उसका एक सबसे बड़ा काम तो यही है कि किसी को कानून समझना आए तो भाई कानून भी समझाना पड़ेगा न्यायपालिका को, जिसको हम बोलते हैं न्याय का बेटे व्याख्या करना। ठीक है ना, इसके अलावा विवादों का निपटारा यानी कि लड़ाई झगड़े सुलझाने का काम तो न्यायपालिका का होता ही होता है। ठीक है ना, तो ये हो गए बच्चों हमारे 3 काम। ठीक है, पहला कानून बनाना जो कि विधानपालिका का काम होता है, विधानपालिका का काम होता है या विधायिका का काम होता है। दूसरा कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, जो बनाया गया है उसको लागू भी करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा बेटे कानून की व्याख्या करना और विवादों का निपटान करना, उसका न्यायिक कार्य हो जाएगा, न्यायपालिका के ये कार्य हो जाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र को जनता के शासन के रूप में जाना जाता है, 10 बार हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य जैसे विद्यालय में प्रतिनिधि चुने थे हमने, तो तीसरी विधि अपनाई गई थी, उसी प्रकार लोकतंत्र में भी जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है, जिनको हम नेता बोलते हैं। ठीक है, नेताओं को चुनती है, हम भी अपने नेता चुनते हैं। ठीक है ना, यहां पर देखिए अब्राहम लिंकन ने एक बात बोली थी, बहुत पहले बोली थी, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि ना डेफिनेशन में भी इसको यूज कर लेते हैं हम, लोकतंत्र की डेफिनेशन के रूप में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता ही सब कुछ कर रही है, जनता का। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन, इसी को हम लोकतंत्र बोल देते हैं। ये आप लोकतंत्र की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, परिभाषा के अंदर इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सरकारें किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती है। आप देखेंगे बच्चों कितने प्रकार की सरकारें हैं। ठीक है ना, या सरकारों के काम भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सरकार होती है ना, एक देश की जो सरकार होती है बेटे, वो सरकार ऐसे ही नहीं बन जाती। ठीक है, अब भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र ऐसे ही नहीं बन गया, लोकतंत्र बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, आप सभी को अगर पता होगा कि भारत पर कई लोगों ने शासन किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1206 के अंदर बच्चों दिल्ली सल्तनत बन गई, तो मुस्लिम लोग आ गए। ठीक है, उन्होंने शासन किया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर बेटे मुगल्स आ गए। ठीक है, मुगलों के बाद फिर ब्रिटिश आ गए, उन्होंने भी शासन किया। अच्छा, ब्रिटिशों के आने से पहले भी पोर्तुगीज आए थे सबसे पहले, 1498 भारत की खोज की थी वास्को डी गामा, पोर्तुगीज आ गए थे। उनके बाद पोर्तुगीज के बाद डच आए थे, डच के बाद ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिशों ने तो सबको हराकर खुद शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत बड़े लंबे टाइम पीरियड तक बच्चों गुलाम रहे, तो हमको लगने लगा कि भाई अब खुद से हमको अपनी सरकार चलानी चाहिए भाई, है ना। जनता को लगने लगा, जनता को इतना दबाया गया, हमारे इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो जनता पर इतने अत्याचार हुए कि जनता ने खुद सोचा कि भाई अब तो हमें खुद ही अपनी सरकार चलानी पड़ेगी, जिसको स्वराज का नाम हमने दिया। स्वराज यानी कि स्वयं का राज हमने उसका नाम दिया। ठीक है, तो इसी को अपने इतिहास को देखकर हमने क्या किया बच्चों, सरकार को या हमारी संस्कृति, इतिहास और आकांक्षाओं, इच्छाओं को देखकर हमने लोकतंत्र की स्थापना भारत में की। जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी ना बच्चों, तो दुनिया के सभी देशों ने बोल दिया था कि भाई यहां लोकतंत्र नहीं टिकने वाला, क्योंकि इतना बड़ा देश भारत, ठीक है, इतना बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में लोकतंत्र नहीं रह सकता, ऐसा सभी लोगों ने बोला। लेकिन भारत ने सफल लोकतंत्र की स्थापना की और आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत के पास ही है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, आगे अगर हम देखें सरकार के बीच प्रमुख अंतर कौन कौन से होते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार है, एक बात तय कौन करेगा। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली के मध्य आधारभूत अंतर होता है कि कैसी प्रकार की शासन प्रणाली है। सबको लगना चाहिए कि भाई ये प्रश्न है कि ये हमारे देश की सरकार है, किसके द्वारा तय किया जाता है, अर्थात सरकार को उसका अधिकार शक्ति प्रदान करने वाला कौन है। ठीक है, अब देखिए कहीं पर जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सरकार की शक्ति है वो जनता के हाथ में है, लेकिन वहीं मैं राजतंत्र की बात करूं तो शक्ति किसके पास में है बच्चों, राजा के पास में है। ठीक है, तो यानी कि ये तय कौन करेगा कि शक्ति किसके पास है। ठीक है ना, जैसे लोकतंत्र में तो जनता बोली कि जनता का निर्णय सब कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन धर्मतंत्र में धर्म के मुखिया के हाथ में होता है सब कुछ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सरकार पे किसका अधिकार है, यानी कि सरकार कौन चला रहा है। ठीक है, दूसरा सरकार का गठन कैसा है, यानी कि सरकार बनी कैसी है।
ठीक है, किसने बनाई है? ठीक है, लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो, सॉरी बेटे, लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसका निर्वाचन के माध्यम से होता है, यानी कि हम खुद लीडर चुनते हैं, जनता चुनती है। लेकिन जो राजतंत्रात्मक होते हैं उसमें वंशानुगत होता है। ठीक है, राजा के मरने के बाद उसके राज परिवार का सदस्य या फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये बनते चले जाएंगे। तो सरकार का गठन किस प्रकार का हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है ना, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? अब सरकार के अंदर, अब जैसे लोकतंत्र में हमने देखा कि उसमें विधायिका भी होती है, कार्यपालिका भी होती है और न्यायपालिका भी होती है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं राजतंत्र की बात करूं तो भाई राजा ही सब कुछ है, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही कानून को संचालन भी करेगा और राजा ही निपटा भी देगा तुमको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कवि है जिन्होंने राजा के बारे में बोल दिया, हाँ राजा वाह क्या तुम कितने सुंदर लगते हो, ये चांद सा रोशन चेहरा राजा जी। ठीक है, तो राजा जी हो गए खुश, राजा जी ने ले दे दी सोने की माला उतार के। लेकिन वहीं एक ने बोल दिया भाई अपने काम काम पे ध्यान दे ले, ये जनता भूखी मर रही है। तो राजा को बेटे, राजा भले ही उसने उसकी भलाई के लिए बोला हो, राजा बोलेगा छुट छुट कटाओ इसे, भगाओ इसे यहाँ से। ठीक है, तो बेचारे को वैसे ही मार दिया जाएगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, हमें यह भी देखना होता है कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं। जैसे लोकतंत्र में तो बच्चों 3 अंगों में बांटी सरकार को 3 भाग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, हमारे देश के अंदर संविधान होता है क्योंकि इसी से हमारे देश की सरकार को चलाया जाता है। ठीक है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, वहां पर राजा रानी ही सारे फैसले ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका होता है बेटे, सरकार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर लोकतंत्र की बात करूं तो लोकतंत्र बेटे भारत की मतलब समानता, जैसे लोकतंत्र है, आप भारत के अंदर ही बात करें तो भारत की सरकार जो है ना समानता समता के लिए, यानी कि नागरिकों को एक बराबर मानने के लिए, ठीक है, नागरिकों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, वो केवल अपनी बढ़ाई के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, ये होता है बच्चों। तो इसे 4 प्रमुख पहलुओं से आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं कि सरकार में अलग अलग भिन्नताएं हम देख सकते हैं इन 4 तरीकों के आधार पर। ठीक है ना, आगे देखिए, विश्व में कई लोकतांत्रिक सरकारें भी हैं। ठीक है, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप बन गया है। ठीक है, आज के टाइम पर बहुत अधिकतर देशों में बच्चे लोकतंत्र ही चालू है। ठीक है ना, हम समझेंगे लोकतांत्रिक सरकारें अलग अलग हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र भी अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है ना, अब लोकतंत्र को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं बेटे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि लोकतंत्र जहां है वहां पर ये चीजें आपको देखने को ही मिल जाएंगी। ठीक है, पहले लोकतंत्र में समानता। ठीक है, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है बच्चों। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, और कानून के समक्ष समानता सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी सब बराबर हैं। अगर मान लो 1 रुपए की चोरी एक साधारण इंसान कर रहा है और वही 1 रुपए की चोरी प्रधानमंत्री कर रहा है, तो सजा दोनों को बराबर ही मिलेगी। ये होती है कानून के समक्ष समानता, इसमें पदवी नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो समानता होनी चाहिए। दूसरा भाई, लोकतंत्र तुमको स्वतंत्रता भी देगा। ठीक है ना, नागरिकों को स्वयं चयन करने का, मत डालने का, सब सारे स्वतंत्रता देगा तुमको। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ बंधन होते हैं, वो मैं आपको बड़ी क्लासेस में आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी इतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा है बेटे प्रतिनिधि सहभागिता। ठीक है, यानी कि प्रत्येक नागरिक को चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है ना, और प्रतिनिधि विधायिका का भाग भी होते हैं, सरकार के निर्णय लेने के लिए भी वो नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चौथा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे भारत में 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, या 18 साल के हैं, उनको किसी भी जाति, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को वोट डालने का अधिकार है। यही हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंदर आता है। ठीक है ना, इसके अलावा लोकतंत्र आपको कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे हमारे भारत में 6 मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। ठीक है ना, आप उनके बारे में लिस्ट निकाल के यूट्यूब किसी भी जगह पे सर्च करिएगा, चैट जीपीटी कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शिक्षा का हो गया, लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ये बहुत सारे हमारे 6 अधिकार हैं टोटल। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार भी इसमें हुआ करता था लेकिन उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये सारे अधिकार हमको दिए गए हैं। ठीक है ना, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका को स्वतंत्र इसलिए रखा जाता है लोकतंत्र के अंदर क्योंकि देखिए जो हमारी विधायिका और कार्यपालिका होती है ना बच्चों, विधायिका का काम है कानून बनाना, उसमें भी नेता बैठे हैं। कार्यपालिका का काम है बेटे कानूनों को लागू करना, उसमें भी नेता बैठे हैं। अगर मान लीजिए किसी नेता के ऊपर मुकदमा चल गया, ठीक है, मान लीजिए नेता के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो नेता तो आपस में सपोर्ट करके उसको बचा लेंगे। तो इसलिए न्यायपालिका को बच्चों अलग रखा जाता है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष एकदम फेयर, एकदम सही डिसीजन ले सके और किसी भी निर्दोष को बेटे दोषी ना ठहरे जा सके, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है, लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत सभी समय के साथ साथ आए हैं, ये नहीं कि एक बार में ऐसा था। जैसे अगर हम बात करें 1950 में ना सभी वयस्कों को चुनाव का मतदान का अधिकार मिला था। ठीक है, हमारे यहाँ पर, लेकिन स्विट्जरलैंड में 1971 में मिला है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बाद में भी आई हैं। ठीक है, अब लोकतंत्र के स्वरूप जैसे मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष है ना, वो उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में सबसे पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष यानी कि सीधे तौर पर, डायरेक्ट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, देश की सभी नागरिक शासन संबंधी सभी नियमों, नीतियों, कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जनता सीधे डिपेंडेंट होती है, वो सारे फैसले सीधे लेगी। ठीक है, वो सभी निर्णयों में स्वयं भाग लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया।
यहाँ पर इसी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। लेकिन इसकी सीमा यह है कि भाई बड़े देशों में लागू नहीं हो सकती, जहाँ पे छोटी जनसंख्या है वहीं पे ये लागू हो सकती है। भारत में तो इसको सोच भी नहीं सकते हम, ठीक है ना, भारत में तो इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा है बच्चों प्रतिनिधि सरकार, जो हमारे भारत में है। यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, वयस्क मताधिकार का यूज करके प्रतिनिधि चुन लेते हैं, लीडर चुन लेते हैं, और वो लीडर हमारे लिए फैसले लेते हैं, ठीक है ना। हम जनता सीधे शासन नहीं करती, बल्कि हमारे प्रतिनिधि हम चुन लेते हैं, वही हमारे लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र का अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चुनाव होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो एक ही प्रतिनिधि अपनी सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर लेगा बच्चों, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर जनता को अच्छा नहीं लगता, ये वाली सरकार अच्छी नहीं है, तो अगले 5 साल बाद हम उस सरकार को बदल भी सकते हैं। भारत में 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका में बच्चों ये 4 साल का होता है, ठीक है। अमेरिका में तो ये भी है कि अगर कोई 2 बार राष्ट्रपति बन जाता है ना, उसके बाद वो दोबारा कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। भारत में लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि हमने आरंभ में पढ़ा था कि लोकतंत्र समय के साथ विकसित हुआ है, इसकी विशेषता भी परिवर्तित हुई। आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कार्य करने के तरीके अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग जगह का लोकतंत्र जो है अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है ना। लोकतंत्र देखिए कहाँ कहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कब कब हुई थी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत में 1947 में हुई है, अमेरिका में 1787 में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में 1848 में, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेपाल में तो अभी जाके हुआ 2008 में, ठीक है। तो देखिए आज अधिकांश लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रणाली अपनाते हैं, यानी कि जितने भी देश हैं अधिकतर वो प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रणाली अपना रहे हैं, यानी कि लीडर वाली अपना रहे हैं, ठीक है, जिसमें वोट देते हैं। किंतु प्रत्येक लोकतंत्र का कार्य तरीका अलग अलग हो सकता है, यानी कि सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि लोकतंत्र जो था बच्चों, ठीक है, लोकतंत्र 2 प्रकार का था, एक प्रत्यक्ष, सॉरी राइटिंग के लिए माफ कर देना, प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि, है ना। अब ये जो प्रतिनिधि वाला है ना, ये भी 2 प्रकार का है, एक हो गया संसदीय, ठीक है, और एक हो जाएगा बेटे अध्यक्षीय। कौन सा, अध्यक्षीय, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले संसदीय वाले के बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका के सदस्य विधानपालिका का भी हिस्सा होते हैं, यानी कि जो सदस्य कार्यपालिका में बैठे हैं ना, कानून लागू करने वाली में, वही विधानपालिका में भी बैठे हैं, विधायिका में भी बैठे हैं, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के भी सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। तब तक कार्य करती जब तक विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है, यानी कि कार्यपालिका तब तक काम कर पाएगी जब तक विधानपालिका का उसके ऊपर विश्वास रहेगा, ठीक है। भारत में जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है ना, तभी तक वो काम कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें अध्यक्षीय वाले में, इस प्रकार की शासन प्रणाली में न केवल न्यायपालिका बल्कि कार्यपालिका भी विधायिका से स्वतंत्र कार्य करती है। जैसे कि हमने देखा कि न्यायपालिका तो अलग काम करती है, लेकिन अध्यक्षीय वाली में ना कार्यपालिका भी विधानपालिका से अलग काम करेगी, तीनों एकदम अलग अलग काम करेंगे, ठीक है ना। राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, वो उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद बनाए रखने के लिए विधायिका के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसको सीधा सीधा जनता ने चुना होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, कार्यपालिका, ये ऊपर मैंने आपको सारे काम बता दिए हैं। कार्यपालिका काम जो होता है बेटे सरकार का वो अंग होता है, इसका काम कानून को लागू करना होता है, सिंपल सी बात, कार्यपालिका कानून लागू करेगी, ठीक है। और चुनाव की प्रक्रिया देशों में अलग अलग होती है इसकी, ठीक है, ये आप पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में किस प्रकार से होता है, निम्न सदन, विधायिका में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये उच्च सदन होता है, लोकसभा सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। ये देखिए न्यायपालिका अलग काम करती है, ठीक है, ये सारा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विधायिका का काम क्या बेटे, कानून बनाने का काम होता है, कानून बनाने का काम होता है। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में संसद बोलते हैं और अमेरिका में इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन होता है राज्यसभा वाला, निम्न सदन होता है लोकसभा वाला, ठीक है। आगे देखिए, उच्च सदन और निम्न सदन वही सेम बात हो गई। निचले सदन के अंदर बेटे प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर चुना जाता है इसमें, ठीक है, और उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली होता है, चुनाव नामांकन द्वारा गठित किया जाता है। भारत में निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन बच्चों राज्यसभा है, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि सबकी अलग अलग शक्तियां हैं। विधायिका की शक्ति अलग है, कार्यपालिका की शक्ति अलग है, न्यायपालिका की शक्तियां अलग हैं, ये अलग से काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और एक दूसरे के काम में बच्चों ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस अभ्यास से आपने अवश्य समझा होगा लोकतांत्रिक सरकार के बीच में स्वरूपों का गठन, संरचना, कार्य सब अलग अलग होता है, यानी कि पूरे तरीके से एक पूरा सिस्टम है लोकतंत्र को चलाने का। ऐसे नहीं हलवा बना के भाई लोकतंत्र चले जा रहा है, बहुत पूरा अच्छे से सिस्टम से चलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर हम बात करें बच्चों और बाकी जो राज्य हुआ करते थे उनके अंदर किस प्रकार की, अब सरकार के और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के बारे में हम बहुत जान लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रारंभिक गणराज्यों के बारे में। हमने याद करो, हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो हम हिस्ट्री के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई 2 ऐसे जनपद थे जिन पर ना गणराज्य था, एक वज्जी था और एक और था, उसका नाम कमेंट में लिखना, ठीक है।
महाजनपद में विशेष रूप से लिच्छवी कुल सामूहिक निर्णय अपने अपनाते थे, यानी प्रक्रिया अपनाते थे। यानी कि राजा के पास यहाँ पे पावर नहीं थी। यहाँ पर क्या होता था बेटे, संघ समिति राजा बनाती थी और वो समिति के आधार पर ही फैसले लिया करता था। ठीक है, यहाँ पर नेता जन्म के आधार पर नहीं होता था, बल्कि योग्यता के आधार पर उसको चुना जाता था। ठीक है ना, मुख्य पदों पर चुनाव के आधार पर नियुक्तियां की जाती थी। ठीक है ना, विभिन्न कुलों के प्रतिनिधि नियमित रूप से बैठक करते थे और जन कल्याण के लिए बेटे समस्याओं का समाधान निकल जाता था। भारत में आम जनता की आवाज सदियों से महत्व दिया गया है। ठीक है, जैसे बात करें हम चोल काल में, ठीक है, चोल चेर पांडे वाले काल में, तो चोल काल के अंदर उत्तर शिलालेख में इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। तमिलनाडु में स्थित ये शिलालेख ग्राम सभा के बारे में जानकारी देता है कि उसमें किस प्रकार से चुनाव होते थे। ठीक है, तो ये है बच्चों ये वाला। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको समझ तो नहीं आएगा लेकिन ये है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, विश्व के अन्य भागों में भी गणराज्य थे, जैसे कि अगर बात करें रोम के अंदर और ग्रीस के अंदर, वहां पर भी बच्चों गणराज्य प्रणाली थी। ठीक है ना, केवल स्वतंत्र पुरुष ही मतदान कर सकते थे, लेकिन महिला, श्रमिक और दास, उनको मतदान का अधिकार नहीं था। अगर बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि महिलाओं को, श्रमिकों को और दासों को वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, 2 मिनट अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए कि महिलाओं को, श्रमिकों को और दासों को ये वोट डालने का अधिकार उस टाइम पे क्यों नहीं था। ठीक है, सोचिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या होता है बच्चों, महिलाओं को, श्रमिकों को और दासों को वोट डालने का अधिकार इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि उस टाइम पीरियड में ऐसा माना जाता था कि ये तीनों ही, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो दास हों, ये पुरुषों पर निर्भर हैं या ये अपने से बड़े लोगों पर निर्भर हैं, और जो खुद ही निर्भर है, जो खुद ही दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो देश के लिए क्या फैसला लेगा। इसीलिए इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये आपका कॉलेज में भी आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छे से, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है ना, अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार की सरकारों के बारे में, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में हमने जितना जाना था बहुत ज्यादा जान लिया है। अब थोड़ा सा हम बाकी सरकारों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप आ जाता है बच्चों राजतंत्र। नाम से पता चल रहा है, राज यानी कि राजा। ठीक है, तो जहां पर राजा का शासन हुआ करता था, ठीक है, जहां पर राजा हुआ करते थे, उन्हीं को बोलते थे हम राजतंत्र। ठीक है, सभा या समिति इनको चुना करती थी या इनका मार्गदर्शन किया करती थी। उनमें से अपेक्षा की जाती थी कि इन संस्था के द्वारा दी गई सलाह के आधार पर, यानी कि राजा से ये अपेक्षा की जाती थी कि जो भी सभा या समिति बोलेगी वही राजा फैसला लेगा। ठीक है ना, राजाओं को अपार शक्ति प्राप्त होती गई धीरे धीरे। ठीक है, वो शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद अधिकारियों का व्यापक तंत्र पर निर्भर रहते थे। अनेक बार राजा धर्म संबंधी विषयों में भी विद्वानों से परामर्श लिया करते थे। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसे भी उदाहरण है जहां पे राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग जनता को अधीन करने के लिए किया, यानी कि बुरी तरीके से भी उन्होंने अपनी जो है शासन किया, मारा काटा भी जनता को, सब कुछ किया। ठीक है ना, विश्व के कुछ भागों में राजाओं के पास पूर्ण सत्ता, यानी कि पूरी की पूरी सत्ता राजा के हाथ में होती थी। ठीक है, उस राजा खुद कानून भी बनाता था, राजा दंड भी देता था और लागू भी कर देता था कानूनों को। ठीक है ना, कुछ मामले में तो उन्होंने अपने आप को ईश्वर से ही जोड़ दिया कि भाई मैं हूं राजाधिराज, देवपुत्र, ऐसे ऐसे नामों की उपाधि उन्होंने अपने जोड़ दी। ठीक है, भारत के कई क्षेत्रों में राजा की शक्ति ना तो निरंकुश थी, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक है, भारत के कई राज्यों में शक्ति ना निरंकुश थी, ना ही आलोचना से मुक्त थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राज धर्म की सीमाओं में रहकर काम करेंगे। इनका अर्थ था कि वे राज धर्म के अनुसार शासन करेंगे, जो भी राजा का धर्म होता है उसके अनुसार कार्य करेंगे। और राजा का धर्म हम पहले जान चुके हैं पिछले चैप्टर में कि भाई कौटिल्य जी ने हमको पहले बताया कि राजा का धर्म क्या होता है, जनता की भलाई के लिए काम करना, है ना। तो ये होता है बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर महाभारत का एक वो है जिसमें भीष्म पितामह के तीर बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। ठीक है, वो देखिए महाभारत के शांति पर्व में जब कुरुवंशी वृद्ध और ज्ञानी भीष्म बाणों की सैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब बड़े विस्तार से पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर जी को उन्होंने सुशासन की, न्याय की और राजा के नैतिक दायित्वों के विषय में उपदेश दिया। बच्चों मरने से पहले एक राजा केवल शासक नहीं होता, उन्होंने क्या बोला वो बता रहे हैं। ठीक है ना, उसका जो प्राथमिक धर्म होता है बेटे वो अपनी प्रजा का कल्याण करना होता है। उसे निष्पक्ष रहना चाहिए, कानूनों को अलग रखना चाहिए या कानूनों को लागू करना चाहिए जिससे कि न्याय समानता सुनिश्चित हो सके, यानी कि सभी लोगों को संपूर्ण न्याय मिल सके और समानता लोगों के अंदर फैले। ठीक है ना, राजा को सत्ता से आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि सत्ता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि क्योंकि अगर वो सत्ता के पीछे भागेगा तो अहंकार और भ्रष्टाचार में जन्म ले लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था। ठीक है, यहाँ पर एक और कहानी ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आज सीधा मेन पॉइंट आपको बताता हूं। ठीक है, क्या आज भी मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था तो क्या आज भी कहीं पर राजतंत्र है? तो बच्चों हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए राजतंत्र वह प्रणाली जिसमें राजा द्वारा शासन होता है। ठीक है, राजा या रानी के पास सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, जिसको संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं वो राजतंत्र प्रणाली सामान्यतः वंशानुगत होती है, क्योंकि राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये सब राजा करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पर 2 प्रकार के राजतंत्र हम देखने को मिलते हैं। एक है निरंकुश राजतंत्र। क्या निरंकुश? यानी कि जिसके पास, राजा के पास ही सारी पावर है, वही सब कुछ फैसले लेगा।
ठीक है ना। राजा को कानून बनाने का अधिकार है, कानून लागू करने का अधिकार है, उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक निर्णय यानी कि न्याय का भी अधिकार राजा के पास ही है। ऐसा जो है वो सऊदी अरब में आज भी है। ठीक है, सऊदी अरब में बच्चों राजा के पास ही संपूर्ण ही सत्ता होती है। ठीक है, इस्लामी कानून के अनुसार वो फैसले लेता है। ठीक है, दूसरा होता है संवैधानिक राजतंत्र। ये आज के टाइम पर भी है इंग्लैंड के अंदर यानी कि यूके के अंदर। ठीक है, ब्रिटिशों के पास। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी रानी होती है, रानी विक्टोरिया थी पहले, याद करो है ना। तो आज भी वहां पर रानी है, लेकिन वो नाम मात्र के हो चुके हैं अब। ठीक है, वो केवल औपचारिक शक्ति है, साइन करने के लिए होते हैं बस वो। ठीक है, उनके पास पावर नहीं है। वहां पर भी बेसिकली कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास होती है, उच्च सदन और निम्न सदन वहां पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संवैधानिक राजतंत्र है वहां पर बच्चे राजा केवल मोहर मात्र रह गया, केवल मोहर है उसका काम, मोहर की तरह काम करेगा। लॉ आएंगे, कानून आएंगे, उस पर साइन करेगा बस वो। ठीक है, बस हेड बना दिया उसको, उसके हाथ सारी पावर छीन ली, ये कर दिया। ठीक है, इसका अर्थ है कि सभी कानून जनता द्वारा संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं, बाद में मंत्रिपरिषद द्वारा नेतृत्व में किया जाता है, और बाद में बच्चों क्या होता है, सॉरी ये पसीने के चक्कर में हो रहा है बच्चों। ठीक है, भले ही ब्रिटेन में राजतंत्र के प्रतीक के रूप में आज भी राजा होता है, किंतु वास्तव में ब्रिटेन एक संसदीय लोकतंत्र है आज भी। ठीक है ना, यानी कि वहां पर राजतंत्र बेसिकली राजा जो है नाम मात्र का हो चुका है। अगला आता है बच्चों धर्मतंत्र, यानी कि धर्म के नाम पर जो धार्मिक मुखिया होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो फैसले लेंगे। ठीक है ना, देश का शासन धार्मिक नियमों के अनुसार चले, धार्मिक नेता ही फैसले लें। ठीक है, उनको बोलते हैं धर्मतंत्र, जैसे कि ईरान के अंदर हो रहा है बच्चों। ठीक है ना, वहां पे इस्लामिक ईरान गणराज्य है वो। ठीक है ना, एक विशिष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें धर्मतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार दोनों का मिश्रण है, यानी कि लोकतंत्र भी है वहां पर और धर्मतंत्र से उसको चलाया जाता है। ठीक है, वहां का संविधान इस्लाम के मूलभूत नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। देश का आधिकारिक धर्म इस्लाम है, यानी कि इस्लाम धर्म को पूरा बढ़ावा दे रखा है। वहां का सर्वोच्च नेता विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों पर अधिकार रखता है बच्चों। इस पद की नियुक्ति इस्लामी धर्मगुरुओं के अनुसार होती है। ठीक है ना, उनका समूह करता है। ठीक है, और साथ ही एक निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद भी होता है वहां पर। ठीक है, प्रशासनिक कार्य जितने भी होते हैं उनका संचालन वो करते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, ये जो है ना वर्तमान समय में अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी, यहाँ पर धनतंत्र फैल चुका है। ठीक है ना, तालिबान वगैरह का जो अफगानिस्तान है वो। ठीक है, अधिनायक तंत्र तीसरे नंबर पर आता है। अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह संपूर्ण सत्ता पर नियंत्रण करता है, जिसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। ठीक है, जैसे कि हमारा वो हिटलर था, है ना। इस प्रकार के संविधान में या शासन में संविधान या कानून द्वारा शासक के द्वारा ऊपर को नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि शासक जो मर्जी करे, संविधान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, इसको तानाशाह बन जाते हैं लोग फिर। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें 1933 में एडोल्फ हिटलर था, उसने जर्मनी का चांसलर बनाया गया, तुरंत बाद उसने ऐसे कानून बनाया जिसके निरंकुश शक्ति प्रदान हो गई और विपक्ष को समाप्त कर दिया। यहूदियों को तो बच्चे उन्होंने इतना मारा, बहुत मारा, कम से कम 60 लाख यहूदियों को जान से मार दिया, और उनको हीन नस्ल का समझता रहा, इसलिए उन्होंने मार दिया, जिसे होलोकास्ट के नाम से भी जाना जाता है इन घटनाओं को, कि भाई इतने लोगों को उसने जान से मरवा दिया। ठीक है ना, इसके साथ ही हजारों रोमा, ठीक है, और अन्य समूह के लोगों की भांति भी हत्या कर दी गई थी। वास्तव में वह द्वितीय विश्व युद्ध, ये इस टाइम तक हुआ था, 1939 से 45 तक का प्रमुख कारण भी यही था, हिटलर की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, ईदी अमीन युगांडा, ठीक है, मैं एक सैन्य तानाशाह था, वह हजारों लोगों की नृशंस हत्या करने के लिए उत्तरदायी था, बहुत हजार लोगों को ये मरवा देता था ये। ठीक है ना, पूर्वजों, ये इसके जो पूर्वज थे बच्चों वो युगांडा से आए थे, तो ये देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। रोमा या रोमानी लोग मूल रूप से घुमंतु लोग थे। ठीक है, उनकी भाषाई सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर विद्वानों ने माना कि उनका मूल स्थान भारत से है, ये भारत के लोग थे। सबसे पहले वो यूरोप के पूर्वी हिस्सों में बसे, लेकिन अब विश्व के कई हिस्सों में फैल चुके हैं, प्रवास कर चुके हैं। ठीक है ना, एशियन की कहानी आप पढ़ लीजिएगा, ये छोटी छोटी कहानी आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, अगला जो आता है बच्चे वो है अल्पतंत्र। ठीक है ना, अल्पतंत्र क्या होता है, ओलिगार्की। ठीक है, यानी कि ओलिगार्की का मतलब कुछ, ऑर्को का मतलब है शासन करना, कुछ लोगों के हाथ में, शक्तिशाली परिवार के हाथ में या शक्तिशाली लोगों के हाथ में जब शक्ति चली जाती है उसको हम ओलिगार्की कहते हैं। प्राचीन ग्रीस में ऐसा हुआ करता था बच्चों कि जो राजा का परिवार होता था वो शासन करता था, परिवार शासन करता था। कुलीन यानी कि अमीर। ठीक है, अब कुलीन, चाहे हम कुलीन बोल लें, ठीक है, चाहे हम बच्चों अभिजात बोल लें, ठीक है, या फिर अमीर बोल लें, ये सारे के सारे अमीरों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो ये ओलिगार्की के उदाहरण थे बच्चों, जो भी अमीर लोग थे वो ही शासन करते थे। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार आधुनिक समय में कुछ लोकतंत्रों में देखा गया है कि कुछ शक्तिशाली राजनेता हैं या व्यापारिक बड़े घराने के हैं, वो ही शासन पर पूरा सत्ता जमाए बैठे हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि भाई लोकतंत्र सबसे अच्छा है, और लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में तो लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत भी है भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को हमने देखा कि कहीं ना कहीं जनता के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बाकी जो दूसरे तौर तरीके हैं उनमें जनता के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। ठीक है, तो लोकतंत्र इकलौता ऐसा है जो जनता के बारे में सोचता है, तो बच्चों इसलिए लोकतंत्र हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न प्रकार की सरकारें हमें बताती है लोकतंत्री देशों में शासन व्यवस्था का एकमात्र तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं, लेकिन लोकतंत्र बेस्ट है, लोकतंत्र को उपयुक्त माना जाता है बच्चों। ठीक है ना,
अब यहाँ पर ये इसको आप भरेंगे ना, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र में दिया जाता है, अधिनायक तंत्र में नहीं होता है, निरंकुश में नहीं होता है, अल्पतंत्र में भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर तो है ही नहीं, चुनने का अधिकार ही नहीं है। तो सोच रही लोकतंत्र यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों में अच्छा होता है। नागरिकों के मध्य समानता, हाँ भाई लोकतंत्र देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ भाई लोकतंत्र देता है भाई। शक्तियों का पृथक्करण, हाँ भाई लोकतंत्र के अंदर होता है। सभी नागरिकों का कल्याण, हाँ लोकतंत्र करता है। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है कि सभी करते हो, कुछ करते हो कुछ नहीं करते होंगे। तो इसलिए लोकतंत्र जब सब चीजों में हाँ है, लोकतंत्र सब चीजों में तुम्हारे को अच्छी चीजें दे रहा है, तो यही लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे कि लोकतंत्र जरूरी है। और यही हमारे पॉइंट भी हो सकते हैं कि भाई इन्हीं चीजों के लिए हमारा लोकतंत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने पूर्व में अलग अलग शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, यह भी समझा कि देश की शासन व्यवस्था अपने नागरिकों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। पिछली तालिका में जो हमने जो बनाई है उसमें हमने देखा कि भाई लोकतंत्र जो है वो किस प्रकार से अच्छा हो गया। ठीक है, वास्तविक लोकतंत्र में दैनिक जीवन या अपने जीवन से ढंग से जो भी है ना अपने तौर तरीके से हम जी सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा वे क्या बोलना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, हमारे को पूरी पूरी आजादी होती है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार, लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं अपनी मर्जी से। सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह जनता की भलाई के लिए काम करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे। ठीक है, यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो हम उसे दूसरे चुनाव के माध्यम से दूसरे ही सरकार को भी लेके आ सकते हैं 5 साल के बाद। हमारा देश भी लोकतंत्र है और हमारे दैनिक जीवन में लोकतंत्र की अनेक विशेषताओं की देखरेख कर सकते हैं। इसलिए आश्चर्य की यह नहीं कि आज विश्व के आधे से ज्यादा देशों में लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र बच्चों है ही इतनी अच्छी शासन प्रणाली जिसका इस्तेमाल आज पूरा देश कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली वीडियो किस चैप्टर की आनी चाहिए।